हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनबी ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में कक्षा 10th के हिंदी के प्रैक्टिस पेपर को लेकर आए हैं, जो कि आपके प्री बोर्ड की परीक्षा के लिए और फर्स्ट टर्म दोनों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और जो साथी नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि इस एनबी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के जरिए आपको हर विषय की अच्छे ढंग से पढ़ाई करवाई जाएगी और आने वाले फर्स्ट टर्म और फाइनल पेपर के लिए आपकी तैयारी बढ़िया ढंग से करवाई जाएगी। तो शुरुआत करते हैं इस पेपर की। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ना है। इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं कि आपको खंड का में से 10 क्वेश्चन करने हैं, खंड खा में से 16 करने हैं और पार्ट 3 में से सभी प्रश्न करने हैं। कुल मिला के 40 प्रश्न आपको करने हैं। ठीक है, OMR शीट में ही करना है सबको, आपको गोलाम करना है उस पर। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न आप पर गद्यांश का आएगा, यानी एक अनसीन पैसेज आएगा, इसको पढ़ना है। इसको पढ़ के आपके कुछ क्वेश्चन इससे ही जुड़े होंगे। तो फटाफट देखते हैं। आप वीडियो को पॉज करके खुद भी पढ़ सकते हो और मैं भी पढ़ देता हूँ कि मौसम में बदलाव व भीषण बीमारियों के फैलने से चिंतित होकर वैज्ञानिकों ने खोज की, तो उन्होंने प्रदूषण को इसका एकमात्र कारण बताया कि प्रदूषण से ही बहुत सारी बीमारियाँ हो रही हैं। ये समस्या विश्वव्यापी है, यानी पूरे वर्ल्ड के लेवल पर है। कल कारखानों, बढ़ते वाहनों की संख्या, पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई और विकास के नाम पर प्रकृति से छेड़छाड़ के कारण प्रदूषण की समस्या विकराल हो गई है। कैसे हो गई? विकराल हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय प्रदूषण को रोकने के लिए प्रयासरत है, यानी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो इंटरनेशनल एजेंसी है वो रोकने के लिए काम कर रही है। परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि सारे काल कारखाने बंद कर दिए जाएं या सभी वाहनों को रोक दिया जाए। हम पुनः पाषाण काल में लौट जाएं, विज्ञान की प्रगति को ताक पर रख दें। समस्या का हल विकास को रोकने से नहीं, ये मेन पॉइंट है कि समस्या का हल विकास को रोकने से नहीं बल्कि युक्ति संगत उपाय खोजने में है। प्रकृति से तालमेल बनाकर धरा यानी धरती को हरा भरा रखें। प्रकृति के भंडारों का समुचित उपयोग करें। पर्यावरण का संरक्षण करें, यानी प्रकृति से तालमेल बिठाकर हम प्रकृति को बचा सकते हैं। और ये पूरा जो है टॉपिक है प्रदूषण को लेकर है और प्रकृति को लेकर है। पर्यावरण हमारा पालनकर्ता जीवनहार है। पेड़ पौधे पशु पक्षी हमारे सहायक यानी कि हेल्पर हैं। पार्क बगीचे शहर के हृदय के स्वरूप हैं। प्रदूषण रोकने में सभी लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। गंदगी ना फैलाएं, जहां गंदगी हो वहां साफ सफाई करें। अधिक वृक्ष लगाएं और अनपढ़ यानी कि अनभिज्ञ जो जागरूक नहीं है उनको जागरूक करें। हमारे सामूहिक प्रयास से ही समस्या सुलझ सकती है, यानी जो समस्या है पर्यावरण की वो हमारे सबके प्रयास से सुलझ सकती है। ये आपका अनसीन पैसेज है जो पर्यावरण को लेकर है। अब प्रश्न क्या पूछे गए हैं वो ध्यान से देखना है आपको। पहला प्रश्न है कि वैज्ञानिकों की चिंता का कारण क्या है। आपके सामने 4 ऑप्शन है: प्रदूषण, मौसम में बदलाव, भीषण बीमारियां या उपरोक्त सभी। तो तीनों ही समस्याएं, यानी कि डी इसका राइट आंसर, उपरोक्त सभी। तो वैज्ञानिकों की चिंता का कारण क्या है? प्रदूषण, मौसम में बदलाव, भीषण बीमारियों का फैलना। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रदूषण के बढ़ने का कारण आप क्या मानते हैं? क्या कारण है प्रदूषण के बढ़ने का? बढ़ते वाहनों की संख्या, बढ़ते कल कारखाने, पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई। तो ये सभी बढ़ते प्रदूषण के कारण हैं। प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रदूषण को कम करने या रोकने में हम क्या सहयोग दे सकते हैं? हम कैसे हेल्प कर सकते हैं प्रदूषण को कम करने या रोकने में? सभी वाहनों को रोक दिया जाए, ये तो पॉसिबल नहीं है। अधिक वृक्ष लगाएं, ये पॉसिबल है। सारे काल कारखाने बंद कर दिए जाएं, ये भी पॉसिबल नहीं है। विज्ञान की प्रगति नकार दें, ये भी पॉसिबल नहीं। तो अधिक अधिक क्या लगाएं? वृक्ष लगाएं। तो इसका उत्तर क्या है? गा। अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर हम प्रदूषण को कम कर सकते हैं। आपको पेपर में यही करना है कि जो अनसीन पैसेज आएगा, जो पेपर आपको 15 मिनट पहले मिलता है, उसको ध्यान से रीड करें। रीड करके आप आंसर फटाफट पेन से टिक कर सकते हैं उसमें क्वेश्चन पेपर पे। देन आप OMR शीट पे फिल कर सकते हैं। सामूहिक प्रयास का अर्थ क्या है? सामूहिक प्रयास क्या है? एक समूह का प्रयास, सभी लोगों का सम्मिलित प्रयास, कुछ समूह का प्रयास, इनमें से कोई नहीं। तो खा इज द राइट आंसर, सभी लोगों का सम्मिलित प्रयास। अगर सभी लोग मिलकर प्रयास करेंगे तो प्रदूषण की समस्या का अंत निश्चित है। आपको उपसर्ग प्रत्यय पता होंगे। उपसर्ग क्या होते हैं बेटा? जो आगे लगते हैं, जैसे प्राप्त, प्राप्त में प्रा उपसर्ग है। उपसर्ग आगे लगते हैं, प्रत्यय पीछे लगते हैं, ये आपको पता होगा। नहीं पता तो उसकी एक वीडियो अपलोड हो जाएगी, वो ध्यान से देखेंगे। तो अनभिज्ञ में उपसर्ग छाटना और मूल शब्द,
तो उपसर्ग और मूल शब्द क्या है? अन जमा भिज्ञ। अन उपसर्ग है और भिज्ञ मूल शब्द। मूल शब्द क्या होता है बेटा? मूल शब्द वह होता है जिसके और टुकड़े नहीं कर सकते, इसका खुद में खुद एक आंसर होता है। भिज्ञ मतलब जानने वाला, अनभिज्ञ ना जानने वाला। तो खा इज द राइट आंसर। अथवा एक और आया हुआ है अनसीन पैसेज, उसको ही पढ़ेंगे हम ध्यान से, कि सच्चा उत्साह वही होता है जो मनुष्य को कार्य करने की प्रेरणा देता है। यानी एनर्जी, एक्साइटमेंट वह होती है जो मनुष्य को कार्य करने की प्रेरणा देता है। मनुष्य किसी भी कारणवश जब किसी के कष्ट को दूर करने का संकल्प करता है, यानी जब मनुष्य किसी के कष्ट को दूर करने का संकल्प करता है, तब जिस सुख को वह अनुभव करता है वह सुख विशेष रूप से प्रेरणा देने वाला। यानी कि जब हम किसी के दुख को दूर करते हैं तो हमें जो कितनी खुशी मिलती है कि आज मैंने उसकी हेल्प करी। जिस भी कार्य को करने के लिए मनुष्य में कष्ट, दुख या हानि को सहन करने की ताकत आती है, उन सब में उत्पन्न आनंद ही उत्साह कहलाता है। जैसे आप अभी दिल लगा के पढ़ रहे हो, अपनी जो इच्छाएं उनको त्याग के पढ़ रहे हो, फ़ोन को दूर रख के पढ़ रहे हो, तो जब नंबर आएंगे तो आपको कितनी खुशी होगी। उदाहरण के लिए दान देने वाला व्यक्ति निश्चय ही अपने भीतर एक विशेष साहस रखता है, वह धन का त्याग। भाई कोई दान जो देता है तो उसके अंदर त्याग की भावना होती है कि मैं अपनी चीज़ दान दे रहा हूँ। यही त्याग यदि मनुष्य प्रसन्नता के साथ करता है तो उसे उत्साह का नाम दिया गया है। यानी कोई भी काम आप जो खुशी से करो, कोई भी त्याग खुशी से करो तो उसको उत्साह कहते हैं, दान कहा जाएगा। उत्साह आनंद और साहस का मिला जुला रूप है। तो उत्साह में क्या क्या मिक्स है? आनंद और साहस। यानी खुशी भी मिलनी चाहिए आपको, हिम्मत भी आनी चाहिए, तो वो मिलके क्या बन जाता है? उत्साह। उत्साह में किसी न किसी वस्तु पर ध्यान अवश्य केंद्रित होता है, वह चाहे कर्म पर हो चाहे कर्म के फल पर। यानी उत्साह में कोई ना कोई मोटिवेशन जरूर मिलता है आपको। इन्हीं के आधार पर कर्म करने में आनंद मिलता है। कर्म भावना से उत्पन्न आनंद का अनुभव केवल सच्चे वीर ही कर सकते हैं। यानी कि जो कोई भी काम कर रहा है पूरे दिल से कर रहा है तो उसको बहुत अच्छी अनुभूति होती है, क्योंकि उसमें साहस अधिकता होती है। सामान्य व्यक्ति कार्य पूरा हो जाने पर जिस आनंद का अनुभव करता है, सच्चा वीर कार्य आरंभ होने पर ही। कुछ लोग तो काम एंड होने पे कि मैं पास हो गया खुशी, लेकिन कुछ लोग खुशी खुशी इतना पढ़ते हैं ताकि वो फर्स्ट आ जाएं। ठीक है, आलस्य उत्साह का सबसे बड़ा शत्रु है। तो एक क्वेश्चन बनेगा कि आलस्य उत्साह का क्या है सबसे बड़ा शत्रु? जो व्यक्ति आलस्य से भरा होगा उसमें कार्य करने के प्रति उत्साह कभी उत्पन्न नहीं हो सकता। यानी जो आलसी होगा उसमें उत्साह नहीं होगा। उत्साही व्यक्ति असफल होने पर भी कार्य करता रहता है। यानी कि जो मोटिवेटेड व्यक्ति है वो हारने पे भी मेहनत करता रहता है। उत्साही व्यक्ति सदा दृढ़ निश्चयी होता है। यही कारण है कि एक विद्यार्थी को सदैव उत्साही होना चाहिए। तो एक अच्छे विद्यार्थी का क्या गुण है? उत्साही होना चाहिए, क्योंकि उत्साही होने पर वे अपने अपेक्षित दायित्व का दृढ़ निश्चय से निर्वहन करेंगे। जब दायित्व का निर्वाह करेंगे तो सफलता उनके कदम चूमेगी। ठीक है, तो पैसेज किसके ऊपर है? उत्साह के ऊपर। पैसेज क्या है? उत्साह के ऊपर। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि सच्चा उत्साह क्या होता है। सच्चा उत्साह क्या होता है? जो मनुष्य को कार्य करने की प्रेरणा देता है, बिल्कुल सही। जो किसी कार्य का संकल्प लेता है, ये भी सही। जो किसी का कष्ट दूर करता है, ये भी सही। यानी कि डी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं। दान देने वाला व्यक्ति अपने भीतर क्या रखता है? एक विशेष आनंद, ये भी सही है। एक विशेष साहस, ये भी सही है। एक निश्चय, ये भी सही। यानी कि डी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 8। कर्म भावना से उत्पन्न आनंद का अनुभव। जो कर्म करने की भावना से कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ, बहुत एक्साइटमेंट होती है उसमें, तो उसे क्या कहते हैं? सच्चे वीर। कर्म भावना से उत्पन्न आनंद का अनुभव कौन करते हैं? सच्चे वीर करते हैं। तो उत्साह का सबसे बड़ा शत्रु क्या अभी बताया था आपको मैंने? आलस्य। उत्साह का सबसे बड़ा शत्रु है आलस्य। एक विद्यार्थी को क्या होना चाहिए बताओ? उत्साही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उत्साही। अब एक काव्यांश है, बच्चे इसमें घबराते हैं तो घबराना नहीं है, कविता को ध्यान से पढ़ना है। मैं पढ़ता हूँ। कर नहीं सकते कभी मुंह से कहो ना यार, क्यों नहीं कर सकते उसे सोचो एक बार। यानी जो कर नहीं सकते उसे मुंह से कहो कि तुम क्या नहीं कर सकते। कर सकते हैं दूसरे 5 जने जो कार, उसे करने में भला तुम क्यों हो लाचार। हो मत हो पर दीजिए कभी ना हिम्मत हार, नहीं बने एक बार तो कीजिए 100 बार। यानी आपके ये भी उत्साह से आधारित है कुछ कि कर नहीं सकते हैं कभी मुंह से कहो ना यार, कि कभी अपने मुंह से मत कहो कि हम ये काम नहीं कर सकते। आप कर सकते हो, भले ही वो काम एक बार में ना हो, 10 बार प्रयास करने से हो। तो यही है कि कर नहीं सकते हैं कभी मुंह से कहो ना यार,
क्यों नहीं कर सकते उसे सोचो एक बार, कर सकते हैं दूसरे, जो दूसरे कर सकते हैं 5 जने जो काम, उसके करने में भला तुम क्यों हो लाचार। हो मत हो पर दीजिए कभी ना हिम्मत हार, नहीं बने एक बार तो कीजिए 100 बार। क्या? कोई भी काम कर नहीं सकते कह के अपना मुंह ना फुलाओ, कभी भी ये मत कहो कि मैं ये काम नहीं कर सकता। ऐसी हल्की बात कभी जी पर मत लाओ, कभी दिल में मत लाओ। सुस्त निकम्मे पड़े रहे आलस के मारे, जो आलस के मारे होते हैं वो निकम्मे और सुस्त होते हैं। वही लोग ऐसा कहते हैं समझो प्यारे, देखो उनके लक्षण जो ये बकते हैं कैसे। फिर कैसे कहते हैं कुछ नहीं कर सकते हैं, जो जल में नहीं घुले, जो जल में नहीं घुसे तैरना उसको कैसे आवे। यानी अगर पानी से डरते हो तो तैरना कैसे सीखोगे, तो आपको हिम्मत करनी पड़ेगी। जो गिरने से हिचके उसको चलना कौन सिखावे, जल में उतर तैरना सीखो, दौड़ो सीखो चाल, निश्चय कर सकते हैं कहकर सदा रहो खुशहाल। यानी कि इसमें भी वही बताया गया कि आप कभी भी किसी काम से डरो मत, करो, एक बार सफल नहीं होगे तो बार बार करो, कभी ना कभी तो सफल हो जाओगे। तो कभी बार बार क्या करने को कहता है, कभी बार बार क्या करने को कहता है, कभी कहता है कि क्यों नहीं कर सकते। सवाल करो खुद से, भाई ये चैप्टर याद नहीं हो रहा, क्यों नहीं याद हो रहा, क्यों नहीं कर सकते हम। तो कभी बार बार क्या सोचने को कहते हैं, क्यों नहीं कर सकते। प्रश्न नंबर 12, कभी क्या कहकर मुंह नहीं फुलाने को कहते हैं कि कि नहीं कर सकता। कभी कहता है कभी ये मत कहो नहीं कर सकता और मुंह मत फुलाओ, तो नहीं कर सकता कहकर मुंह नहीं फुलाने को कवि जी कहते हैं। प्रश्न नंबर 13, जल में नहीं घुसने वाले क्या नहीं सीख पाते, तैरना। क्या नहीं सीख पाते, तैरना। प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं, मुझसे नहीं होगा ऐसी सोच वाले क्या कहलाते हैं, निकम्मे। क्या कहलाते हैं, निकम्मे। खुशहाल होने के लिए क्या करना चाहिए, खुशहाल होने के लिए क्या करना चाहिए, बताओ भाई। निश्चय कर सकते हैं, हमेशा खुद से प्रॉमिस करना चाहिए कि हाँ हम ये कर सकते हैं और ये हमसे हो जाएगा। अगली कविता पढ़ते हैं। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक से ही चांदनी डालता। मैं उन पर बरसता है एक ही उन पर हवाएं बही, पर सदा यही दिखाता हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। छेद कर कांटा किसी उंगलियां फाड़ देता है किसी का वर वसन, प्यार डूबी तितलियों पर कतर भंवर है भेद देता शाम तन मन। फूल लेकर तितलियों की गोद में भवन को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंधों और निराले ढंग से सदा देती कली का जी खिला। यानी कि एक पौधे की बात की जा रही है इस कविता में। आगे बढ़ते हैं। है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोता सुर शीश पर, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। तो ये पेड़ के माध्यम से, एक पौधे के माध्यम से हमने एक ऐसे व्यक्ति की बात करी है जो अपने आप में घमंड करता है कि हाँ मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो इसने लिखा है पहली लाइन में कि जन्म लेते जगह में एक ही पौधा है उन्हें पालता, यानी कि एक ही माता पिता ही उन्हें पालते हैं और एक ही घर में जन्म लेते हैं। रात पर उन पर चांद भी चमकता है, एक सही प्यार मिलता है। लेकिन कुछ दो लोग एक जैसे नहीं होते, अलग अलग होते हैं। कुछ लोग घमंडी बन जाते हैं, कुछ बहुत ही अच्छे बन जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, कांटा किसका प्रतीक है। कांटा इस कविता में किसका प्रतीक है, कांटा प्रतीक है दुर्जन, बुरे लोगों का। यानी कहने का मतलब है दुर्जन सज्जन अपने आप लोग बनते हैं। भाई माता पिता तो सब बच्चों को एक समान पालते हैं, हर सुविधा देते हैं, बच्चों को विद्यालय भेजते हैं, हर इच्छा पूरी करते हैं, लेकिन कुछ उनमें से दुर्जन बन जाते हैं, कुछ सज्जन। ठीक है, तो लिखा ना खटकता एक सबकी आंख में, यानी एक जो दुर्जन जो बुरा व्यक्ति होता है सबको बुरा लगता है, और दूसरा सोता सुर शीश पर, यानी कि जो अच्छा होता है सबको प्यारा लगता है। तो ये एक पौधे के माध्यम से ये बता रखा है कि जिस प्रकार पौधा एक चांदनी में पलता है, उसी प्रकार बच्चे भी अपने माता पिता की छाया में पलते हैं, लेकिन व्यवहार अलग अलग होने की वजह से वो अच्छे और बुरे बन जाते हैं। फूल किसका प्रतीक है भाई, फूल प्रतीक है सज्जन का और कांटा है दुर्जन का। तो फूल किसका प्रतीक है बेटा, सज्जन का और कांटा दुर्जन का। प्रश्न नंबर 18, भवन को अपना अनूठा रस कौन पिलाता है। तो फूल अपना अनूठा रस पिलाता है। तितलियों पर कौन कतराता है, तितलियों पर कौन कतराता है, जी हाँ कांटा कतराता है।
तितलियों को वो चुभता है, तितलियों को वो तंग करता है कांटा। तो बुरे लोग सबको तंग करते हैं, अच्छे लोग सबका भला करते हैं। इस काव्यांश का उपयोग शीर्षक क्या हो सकता है? फूल और कांटे, फूल और कांटे। ठीक है, अब आपके व्याकरण के प्रश्न हैं, ध्यान से देखना इन प्रश्नों को। दयाहीन व्यक्ति पशुओं से भी बदतर है। दयाहीन व्यक्ति पशुओं से भी बदतर है। रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्रित। तो ये बेटा सरल वाक्य है। क्या है? सरल वाक्य। यदि अकाल पड़ेगा तो जन धन की हानि होगी। जब यदि आता है किसी में, यदि और तो आ जाए तो वो मिश्र वाक्य होता है, यानी कि यह है मिश्रित वाक्य। प्रश्न नंबर 23, चांद आया और चांदनी छा गई। जब भी और आ जाए तो संयुक्त वाक्य। और तथा या किस में आता है? ये आता है आपके संयुक्त वाक्य में। प्रश्न नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। चोर ने अपने बचाव का कोई उपाय नहीं देखा। चोर ने अपने बचाव का कोई उपाय नहीं देखा। वाक्य का मिश्र वाक्य क्या होगा? चोर ने देखा कि उसके बचाव का कोई उपाय नहीं है। चोर ने देखा कि उसके बचाव का कोई उपाय नहीं है, ये बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। प्रश्न 25, वह हमारा मित्र है जो भाषण कर रहा है। यानी वह हमारा मित्र, ये कौन सा रेखांकित उपवाक्य है? तो ये है बेटा संज्ञा। वह मतलब संज्ञा, हमारा मित्र है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निर्देश अनुसार कहीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। भगवान महावीर ने अहिंसा पर जोर दिया। तो भगवान महावीर ने अहिंसा पर जोर दिया, तो कौन सा वाक्य? कर्तृवाच्य। कौन सा है? कर्तृवाच्य कहते हैं इसे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, मुझसे दौड़ा नहीं जाता। तो कौन सा ये? यह भाववाच्य, क्योंकि इसमें नहीं भी आ गया और फीलिंग आ रही है कि मुझसे दौड़ा नहीं जाता। तो खा उत्तर है भाववाच्य। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 28, शिक्षक द्वारा पढ़ाया जा रहा है। शिक्षक द्वारा पढ़ाया जा रहा है तो कर्मवाच्य। शिक्षक द्वारा, जब भी द्वारा आता तो कर्मवाच्य बन जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, वे ये दृश्य नहीं देख सकते। इस वाक्य को कर्मवाच्य में बदलकर लिखिए। तो उनसे ये दृश्य देखा नहीं जाता। ठीक है, वे दृश्य नहीं देख सकते, इसको कर्मवाच्य में उनसे दृश्य देखा नहीं जाता, ये सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 30, रोगी से रात भर सोया नहीं गया। रोगी से रात भर सोया नहीं गया, ये कौन सा? भाववाच्य है। इसको किस में बदलना है? कर्तृवाच्य में। किस में बदलना है? कर्तृवाच्य में। तो क्या आएगा? रोगी रात भर सो नहीं सका। रोगी रात भर सो नहीं सका। प्रश्न नंबर 31वां, श्याम विद्यालय जा रहा है। तो श्याम क्या है? श्याम कौन सा शब्द है? तो भाई श्याम तो एक तो संज्ञा है। ठीक है, संज्ञा के साथ क्या है? व्यक्तिवाचक है। एक वचन है, पुल्लिंग कर्ता कारक। करना, क्योंकि श्याम काम करने वाला, तो कर्ता कारक हो गया, पुल्लिंग है, और एक वचन है संज्ञा और जातिवाचक। ये तो उत्तर इसका आएगा घा। प्रश्न नंबर 32 हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो हम लोग क्या है? सर्वनाम है। हम लोग क्या है? सर्वनाम। तो सर्वनाम है, अन्य पुरुष है, पुरुषवाचक है, बहुवचन है, पुल्लिंग और कर्ता कारक। तो ये सारी क्वालिटी आ गई। हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, का इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 33, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो खेल क्या है बेटा? खेल क्या है? तो खेल आपका क्रिया है, पर कौन सी क्रिया है खेल? तो इसका सही उत्तर है क्रिया है, सकर्मक है, बहुवचन है, पुल्लिंग है और वर्तमान काल है। क्रिया सकर्मक है, बहुवचन है, पुल्लिंग और वर्तमान काल, यानी कि खा इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। मैं गेंद से खेलता हूँ। तो गेंद क्या है? गेंद एक संज्ञा है। सही उत्तर क्या होगा इसका? संज्ञा, जातिवाचक, एक वचन, स्त्रीलिंग, ये सब। गेंद हमेशा स्त्रीलिंग होती है। ठीक है, तो आपने देखा कि मोस्टली ग्रामर ही आ रही है, तो आपको ग्रामर पोर्शन पे फोकस करना है। अभी पेपर में जिन दिन बचे हैं आपको ग्रामर पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन ग्रामर से ही आ रहे हैं। प्रश्न नंबर 35, वाणी की मिठास प्रशंसनीय। प्रशंसनीय मतलब प्रशंसा योग्य है। तो मिठास क्या है? मिठास क्या है? विशेषता है। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? संज्ञा भी है, एक वचन है, पुल्लिंग है, वाणी की मिठास। ठीक है, मिठास कैसी है? प्रशंसनीय है। तो क्या आना चाहिए इसका? मिठास गुणवाचक, एक वचन, यानी का इज द राइट आंसर। तो विशेषण है, गुणवाचक, एक वचन और पुल्लिंग है। प्रश्न नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। शोक किस रस का स्थायी भाव है? आपको रस पता होना चाहिए। तो शोक किसका है?
करुण रस का स्थायी भाव है शोक। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? शांत रस का निर्वेद शांत रस का स्थायी भाव है। तो एनबी ई लर्निंग को सब्सक्राइब करें, आपको ग्रामर के पोर्शन भी करवाए जाएंगे। रसराज, रसों का राजा किसे कहते हैं? रसों का राजा किसे कहते हैं? सिंगार रस को रसराज यानी रसों का राजा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 39, हा हा भारत दुर्दशा देखी ना जाए में कौन सा रस है? यह है आपका करुण रस, क्योंकि इसमें हम दुख को प्रकट कर रहे हैं। 40वां प्रश्न, रे नृप बालक कालबस बोलत तो ही ना संभार में कौन सा रस है? रौद्र रस, गुस्से वाला रस, रे बालक। ठीक है, अब पाठ्य पुस्तक से भी कुछ क्वेश्चन आएंगे, ध्यान से देखना है अनसीन पैसेज को कि मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कमसिन फौजी वर्दी में। मूर्ति को देखते दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। इस दृष्टि में ये सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज़ की कसर थी जो देखते खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हवलदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने के लिए रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया। उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। भाई वाह, ये आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। तो मूर्ति की ऊंचाई कितनी थी भाई? 2 फुट। कितनी थी? 2 फुट। इसमें लिखा हो ना मूर्ति की 2 फुट ऊंची थी। मूर्ति नेताजी की थी। नेताजी कौन है? नेताजी के नाम से प्रसिद्ध है सुभाष चंद्र बोस। तो गा इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 43, हवलदार साहब को मूर्ति के लिए कौन सी बात खटकती थी? तो कौन सी थी भाई? कि मूर्ति पर क्या था? हाँ, मूर्ति पर संगमरमर का चश्मा नहीं होना। कि मूर्ति संगमरमर की थी लेकिन उस पर चश्मा नहीं था संगमरमर का। मूर्ति को देखते हवलदार साहब को क्या याद आने लगता था? दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, ये नारा याद आने लगता था, जो कि सुभाष चंद्र बोस का नारा है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल, इस पर हवलदार साहब की क्या प्रतिक्रिया थी? क्या प्रतिक्रिया थी भाई? कि वे अचंभित थे कि वाह, मूर्ति तो भाई पत्थर की है लेकिन चश्मा रियल है। प्रश्न नंबर 46 की ओर बढ़ते हैं। बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे का अंतिम संस्कार किससे करवाया? तो अपनी बहू से करवाया था। याद होगा ना चैप्टर, तो लिख लोगे, बहू से करवाया था। बाल गोविंद भगत स्वभाव से थे, क्या थे स्वभाव से? वो साधु व्यक्ति थे। का इज द राइट आंसर। नाथ शंभु धनु भंजन निहारा, हेयु को दास तुम्हारा, इसमें लक्ष्मण और परशुराम संवाद है। ऐसु कही कही स्किन मोही, सुनी रिसाई बोली मुनि कोही, सेवक सु जो करे सेवकाई, अरिकानी करी करी लड़ाई। सुनु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, सो बिलगाओ बिहाई समाजा, ना तो मारे सब राजा। कि यहाँ पे परशुराम जी कहते हैं कि ये धनुष किसने तोड़ा है? जिसने धनुष तोड़ा है वो बाहर निकल के आ जाए, वरना इनके चक्कर में सभी राजा मारे जाएंगे। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 48 कि सहस्त्र बाहु किनका शत्रु था? सहस्त्र बाहु शत्रु था परशुराम का। ठीक है, प्रश्न नंबर 49 सो बिलगाओ बिहाई समाजा, यानी समाज से अलग हो जाओ, ये किसकी युक्ति है? ये युक्ति है आपके परशुराम ऋषि की। प्रश्न नंबर 50 शिव धनु किसके द्वारा तोड़ा गया था? तो राम जी के द्वारा तोड़ा गया था। प्रश्न नंबर 51 शिव धनुष के टूटने पर परशुराम की प्रतिक्रिया क्या थी? वो क्या हो गए थे? क्रोधित हो गए थे। क्या हो गए थे? वे क्रोधित हो गए थे। अरि का शब्द अर्थ क्या है? अरि का होता है शत्रु। अरि शब्द का मतलब होता है शत्रु। ठीक है, प्रश्न नंबर 53 हारिल की तुलना किससे की गई है? हारिल की तुलना की गई है आपकी गोपियों से। उद्धव किसका संदेश लेकर आए थे? कृष्ण जी का। तो वीडियो एंड होती है। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो साथी पहले से जुड़े हुए हैं लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।